गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आज आप लोगों को पता होगा नोटिफिकेशन आया है यूपीजीटीसी का, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, ये इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं या जो आपको जिनके बारे में जानकारी प्रदान करी जाती है, वो कहीं न कहीं सीरियल से उठाए जा रहे हैं। जैसे एंशिएंट, मिडल, मॉडर्न के बराबर-बराबर क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में रखे जाते हैं, और हर पिछले सेट में, जहाँ पे पिछले सेट में एंशिएंट, मिडल, मॉडर्न के क्वेश्चन खत्म होते हैं, उसके आगे के जो टॉपिक हैं, उनसे मैं क्वेश्चन पिक करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट है, वो कहीं न कहीं सिलेबस को स्टार्टिंग से कवर कर रहा है, एंशिएंट में भी, मिडल में भी और मॉडर्न में भी, ठीक है? तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, अमीर खुसरो की किस पुस्तक में मुबारक शाह खिलजी के काल के राजनीतिक, सामाजिक जीवन एवं सैनिक अभियानों की जानकारी मिलती है? तो आप लोग देखेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है, नू सिपेहर, तारीख अलाई, किरानुस सरदेन, ठीक है, सादेन लिखा हुआ है, असिका, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे, जो आसिका है, वो खिज्र खां और देबल रानी, जो गुजरात की राजकुमारी है, उसके प्रेम प्रसंग के बारे में इसमें बताया गया है। ये जो किसान उस सादिन लिखा हुआ है, किरान उस सादिन होगा, जिसमें जो है कैकुबाद और बुगरा खां के मिलन का जो है जिक्र है। बंगाल का शासक उस समय रहता है बुगरा खां, और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहता है आपका उस समय कैकुबाद, ठीक है। ये दोनों पिता पुत्र हैं आपस में, और जो बुगरा खां है आपका, वो बलबन का पुत्र है, ठीक है। तारीख अलाई से हम लोगों को अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का इतिहास पता चलता है, ठीक है। उसमें उसके उत्तर भारत के विजय अभियान और दक्षिण के विजय अभियान, खासकर दक्षिण के विजय अभियान की जब बात की जाती है, तो अमीर खुसरो का वर्णन बहुत ही वास्तविक है, क्योंकि वो मलिक काफूर के साथ दक्षिण अभियान में उसके साथ गया हुआ था, ठीक है। तो इसका लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है, वो है नू सिपेहर। नू सिपेहर में ही मुबारक शाह खिलजी के जो है राजनीतिक, सामाजिक जीवन और सैनिक अभियानों की जानकारी मिलती है, और इसके साथ ही साथ इसी में अमीर खुसरो ने भारत की प्रशंसा की है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है नूसीपेयर। अगला प्रश्न है, प्रथम फ्रेंच व्यापारिक कारखाने की स्थापना कब की गई थी? तो आपके सामने ऑप्शन है 1669, 1664, 1672 और 1668। तो आप लोग देखेंगे कि प्रथम फ्रेंच व्यापारिक कारखाने की स्थापना जो भारत में हुई थी, वो 1668 में सूरत में हुई थी, ठीक है। और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी स्थापना 1664 में लुई 14वें के समय में उसके जो मंत्री थे कोलबर्ट, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है 1668। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व की अदायगी नगद के स्थान पर अपवाद स्वरूप किस स्थान से भू राजस्व अनाज के रूप में वसूल किया? तो ऑप्शन है उच्च, झाई, मुल्तान और देवगिरी। तो आप लोग देखेंगे कि अलाउद्दीन जो मसाहत प्रणाली लेके आया, जो राशनिंग प्रणाली का जनक है, जिसने बाजार व्यवस्था को नियंत्रित करने का प्रयास किया, ठीक है, उसने जो है भू राजस्व वास्तविक भूमि माप के आधार पर वसूल किया, और उस समय जो भू राजस्व की दर थी, वो 1/2 थी, और वो भी नगद ली जाती थी। लेकिन इसमें जो ऑप्शन है, राजस्थान में झाई नामक एक जगह थी, वहां से ये अपने अन्नागार के लिए, जो इसने गल्ला मंडी नामक एक जो बाजार स्थापित किया था, उसके लिए ये झाई से जो है नकद ना लेके अन्न के रूप में अनाज लेता था, ठीक। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को मंगोल के बीच इस्लाम प्रसार करने का श्रेय दिया जाता है? तो आप लोग देखेंगे कि अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में जब जलालुद्दीन खिलजी के समय में आक्रमण होता है, तो उलूग खां नामक एक सेनानायक दिल्ली में ही बस जाता है, और जलालुद्दीन भी उसके प्रति विनम्रता दिखाता है, और उसको जो है जो भी उसके साथ मंगोल रुके होते हैं, उनको मुगलपुरा दिल्ली के आसपास का एक क्षेत्र है, जहाँ पे उनको बसाता है, ठीक है। और इसी को कहा जाता है कि इसी ने मंगोलों के बीच जो है इस्लाम का प्रसार किया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, वो जलालुद्दीन खिलजी है। अगला प्रश्न है, किसने ब्रिटिश कंपनी को बंगाल में कुत्सित, झगड़ालू लोगों एवं बेईमान व्यापारियों की कंपनी कहा था? तो ऑप्शन है अलीवर्दी खां, अजीम उस्सान, शाह शुजा और आपका शाइस्ता खां। तो आप लोग देखेंगे कि अलीवर्दी खां, जो कि बहुत बाद में आएंगे, ठीक है,
तो और ये जो घटना है, ये जो घटनाक्रम है, ये जो गवर्नर है वो औरंगजेब के समय का गवर्नर है, ठीक है? तो अजीम उस शान आप लोग देखेंगे कि ये 1698-99 में कलकत्ता की स्थापना से जुड़ा हुआ है, ठीक है? शाह सूजा शाह सूजा आप लोग को पता होगा, ये सब शाहजहां के क्या है? पुत्र हैं, ठीक है? फिर उसके बाद है ऑप्शन शाइस्ता खां। तो आप लोग देखेंगे कि जब दक्षिण में शाइस्ता खां पराजित होता है तो उसको जो औरंगजेब होता है हटा के कहाँ नियुक्त कर देता है? पूर्वी क्षेत्रों में नियुक्त कर देता है, ठीक? तो आप लोग देखेंगे कि इसी ने कहा है कि बंगाल में कुत्सित झगड़ालू एवं बेईमान व्यापारियों की कंपनी कहा है, ब्रिटिश कंपनी को, ठीक है? अगला प्रश्न है, प्रथम फ्रेंच व्यापारिक कारखाने की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग देखेंगे कि फ्रेंच कंपनी की स्थापना 1664 में हो रही है। 1668 में वो भारत में सूरत में अपनी पहली वैधानिक कंपनी स्थापित कर रहे हैं और उसकी जो स्थापना कर रहे हैं उनका नाम है, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, कोलबर्ट, मरकारा, फ्रैंको मार्टिन और फ्रांसिस कैरो। तो आप लोग देखेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रांसिस कैरो है। इसके अलावा जो फ्रैंको मार्टिन है पांडिचेरी की स्थापना से संबंधित है और ये हैं तो फ्रांसीसी ही, लेकिन ये जो है पांडिचेरी की स्थापना से संबंधित है। कोलबर्ट जो है लुई 14वें का मंत्री है, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन फ्रांसिस कैरो। और उन्होंने किसके फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था? तो ऑप्शन है जहांगीर, शाइस्ता खां और औरंगजेब और फर्रुखसियर। तो आप लोग देखेंगे कि फर्रुखसियर के द्वारा और अंग्रेजों को जो है एक पत्र, एक फरमान दिया जाता है जिसको शाही फरमान कहते हैं, जिसमें उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है कि आंतरिक करों से मुक्त कर दिया जाता है और उनके बम्बई में डाले गए सिक्कों को पूरे भारत में जो है मान्यता प्रदान कर दी जाती है, ठीक है? तो ये काम किसने किया? फर्रुखसियर ने किया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्रुखसियर होगा। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के लिए मुगल बादशाह फर्रुखसियर से मिला? तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन में विलियम नॉरिस, जॉन चारबाग, जॉन सुरमन और विलियम हेजेज है। तो आप लोग देखेंगे कि जो विलियम नॉरिस है, ये 1698 में वहां एक कंपनी स्थापित होती है, ठीक है? तो उसके लिए रियायत प्राप्त करने के लिए औरंगजेब के दरबार में आते हैं। जो जॉन चारबाग है, ये 1698-99 में कोलकाता की स्थापना से संबंधित है, ठीक है? जो विलियम हेजेज हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर हैं, ठीक है? तो जॉन सुरमन जो है, ये आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो है फर्रुखसियर के दरबार में जाते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब कौन थे? तो ऑप्शन है मुजफ्फर जंग, अनवरुद्दीन, नासिर जंग और महफूज खां। तो आप लोग देखेंगे कि जो मुजफ्फर जंग है वो हैदराबाद से संबंधित है, अनवरुद्दीन उस समय कर्नाटक के नवाब है, ठीक है? और नासिर जंग जो है ये भी हैदराबाद से संबंधित है। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में द्वंद्व चल रहा है हैदराबाद की सत्ता को लेके, ठीक है? जो महफूज खां है ये अनवरुद्दीन के सेनापति हैं, जिनको सेंट टोमे के युद्ध में पैराडाइज ने मात्र अपनी 1000 की सेना से इनकी 10,000 की सेना को क्या किया था? पराजित कर दिया था अडयार नदी के किनारे, ठीक? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय नवाब कौन थे? तो अनवरुद्दीन थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण उपायों के अंतर्गत अनाज मंडी का नियंत्रक नियुक्त किया गया था? तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन दिया है मलिक कबूल, खिज्र खां, मलिक छज्जू, अल्प खां, ठीक है? तो आप लोग देखेंगे कि जो खिज्र खां है वो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र है, ठीक है? मलिक छज्जू जो कि विद्रोह करते हैं, ठीक? किसके समय में? जलालुद्दीन खिलजी के समय में। अल्प खां जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मलिक कबूल है, जो सहनाए मंडी रहता है इनके समय में, ठीक है? अगला प्रश्न है, सुल्तानाती गोविंदपुर व कालिकता की जमींदारी खरीदकर उन्हें मिलाकर आधुनिक कोलकाता की नींव किसने डाली? तो ऑप्शन है विलियम हैजेस, सर जॉन चाइल्ड, जॉन जॉन चारबाग और जॉन सुरमन। तो आप लोग देखेंगे कि जॉन सुरमन ने जो फर्रुखसियर के दरबार में दूत मंडल जाता है उसके प्रतिनिधि हैं, उसके सदस्य हैं। जॉन चारबाग जो है कलकत्ता की स्थापना से जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो इन्होंने ही कलकत्ता की स्थापना करी। सर जॉन चाइल्ड का आप जिक्र सुनेंगे 1686 में, जब हुगली से औरंगजेब अंग्रेजों को खदेड़ देता है और सर जॉन चाइल्ड को समर्पण करना पड़ता है लास्ट में। विलियम हेजेस बंगाल के प्रथम गवर्नर हैं प्लासी के युद्ध के बाद, ठीक है? तो
इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका जॉन चारवाक, ठीक है। फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया था? तो आपके सामने ऑप्शन है विलियम नॉरिस, सर चार्ल्स आयर, सर जॉन चाइल्ड और जॉन चारवाक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सर चार्ल्स आयर है, जिनको 1700 में जो है गवर्नर बनाया गया तो वहां का, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और जो अगला प्रश्न है, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ईस्ट कब बनी थी? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है 1694, 1696, 1698 और 1690। तो आप लोग देखेंगे कि इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी जो है इन द ईस्ट ये बनी थी 1698 में। और इसी के लिए जो है अ, अ, जो एक दूत मंडल आता है औरंगजेब के समय में, उसका नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसके लिए इसी कंपनी के लिए एक एक दूत मंडल भेजा गया रहता है, जिसका नाम रहता है आप लोगों का विलियम नॉरिस। तो विलियम नॉरिस इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ईस्ट के लिए जो है रियायत प्राप्त करने के लिए औरंगजेब के दरबार में आता है। तो अब इस कंपनी का इतिहास आप लोग समझ लीजिए कि इस कंपनी को जो 1698 में 1694 में पार्लियामेंट में पहले एक एक्ट पारित करवाया जाता है, जिससे भारत से व्यापार के लिए पूरे ब्रिटेन वासियों को अलाउ कर दिया जाता है। और फिर इसके लिए 1698 में इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ईस्ट बनाई जाती है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि ये बहुत चल नहीं पाती और 1702 में इसके विलय की बात की जाने लगती है ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो आप लोग देखेंगे कि 1709 में जाके इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ईस्ट का विलय हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। अब इसको गोल्ड फील्ड समझौता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति थे जिनका बहुत बड़ा योगदान था, तो उनका नाम था गोल्डफील्ड, तो इसलिए इसको गोल्डफील्ड समझौता भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सैंधव लिपि के 10 अक्षर सैंधव सभ्यता के किस स्थल से सूचना पट अभिलेख से प्रकाश में आए हैं? तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा और धौलावीरा। तो आप लोग देखेंगे कि धौलावीरा के उत्खनन के बाद एक बोर्ड मिला है जिसपे 10 अक्षर के जो है सूचना खुदी हुई है, ठीक है। हालांकि इनकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो करेक्ट ऑप्शन है धौलावीरा। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल के उत्खनन से समुद्री तूफान का साक्ष्य मिलता है? तो ऑप्शन है आपके सामने धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, सुक्का गेंडोर और लोथल। तो आप लोग देखेंगे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो धौलावीरा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस स्थल से मिली युगल समाधियों को एस आर राव ने सती प्रथा का प्रतीक माना है? तो ऑप्शन है राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैं इनको अपने पिछले वीडियोज में बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लोथल है। लोथल से युगल समाधि मिली है, जिसको एस आर राव सती प्रथा के रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने दीवाने वकूफ नामक विभाग की स्थापना की थी? तो मैंने अपने पिछले वीडियोज में भी आप लोगों को बार बार बताया है कि दीवाने वकूफ मतलब कागजों की सुरक्षा की जो स्थापना की गई है वो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई है, ठीक है। बाकी जो आपके ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी, ये करेक्ट नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी जो है दीवाने रियासत की स्थापना के लिए जाना जाता है, ठीक है। और ये दीवाने मुस्तखराज नामक एक विभाग भी स्थापित करता है, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक एक रजिस्टर तैयार करवाता है जिसमें आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाता है, ठीक। और जो सिकंदर लोधी है, आप लोग देखेंगे कि ये लोधी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, 1691 में सूतनाती में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, जब बात आती है ना, तो जान चारबाग जब 1690 में भारत आता है तो 1691 में ही सूतानाटी में एक फैक्ट्री स्थापित कर देता है। वही आगे चल के 1698 99 में जो है कालीकट, गोविंदपुर और सूतानाती को मिलाकर जो अजीमुद्दीन की अनुमति से वहां के जमींदार के द्वारा ये लोग खरीदते हैं और वहीं पे आधुनिक कलकत्ता की नींव पड़ती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जान चारबाग है, ठीक है। जाब बार बार लिखा गया है, वो जान चारनाक होगा, ठीक है। तो आपका जो बाकी ऑप्शन में सर जॉन चाइल्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि औरंगजेब से 1686 में पराजित होता है, हुगली से इसको निकाल दिया जाता है। विलियम हैजेज प्रथम इंग्लिश गवर्नर है कलकत्ता का। जॉन सुरमन जो है वो आपके फारूक सियर के दरबार में रियायत प्राप्त करने के लिए आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जान चारबाग। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट औरंगजेब ने कब अंग्रेजों को
हुगली से बाहर खदेड़ दिया था। यहाँ पे बाय मिस्टेक उंगली हो गया है, हुगली से बाहर खदेड़ दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1686 है। 1686 में सर जॉन चाइल्ड जो हुगली का गवर्नर है उसको पराजित करके औरंगजेब जो है हुगली से अंग्रेजों को निष्कासित कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पांडिचेरी के प्रथम गवर्नर थे? तो आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन है फ्रैंको मार्टिन, ड्यूमा, जॉन लॉ और फ्रांसिस कैरो। तो इसमें से जो फ्रैंको मार्टिन है 1673 में जो है पांडिचेरी नामक जो एक स्थान होता है उसको पट्टे पर लेते हैं और वहां पर आज के पांडिचेरी की स्थापना करते हैं और वहां के प्रथम गवर्नर भी होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रैंको मार्टिन, ये पांडिचेरी के संस्थापक भी है। और जो बाकी फ्रांसिस कैरो ऑप्शन में दिया हुआ है आप लोग को पता ही है कि ये जो है प्रथम फ्रांसीसी कंपनी के भारत में 1668 में उसके संस्थापक है। तो सॉरी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फ्रैंको मार्टिन है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फ्रैंको मार्टिन है, प्रथम पांडिचेरी के गवर्नर। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुबारक शाह खिलजी कभी कभी दरबार में शराब पीकर नग्न अवस्था में भी आ जाता था, कभी स्त्रियों के वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाता था? तो आपके सामने ऑप्शन है अमीर खुसरो, इसामी, बर्नी, इब्न बतूता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बर्नी। ठीक है, बर्नी ने एक कहा है। ठीक, निम्नलिखित में से किस एक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राज्य की राजस्व कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए की गई थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, तो पहले चारों ऑप्शन देख लेते हैं। दीवाने कोई, दीवाने इंसाफ, दीवाने अर्ज और दीवाने मुस्खराज। तो दीवाने कोई की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई है। ठीक है, कृषि विभाग है। दीवाने इंसा, इसका जो प्रमुख है दबीर मुमालिक है, ये राज्य में पत्राचार, राज्य में दरबार में जो भी पत्राचार होता है उसका प्रमुख है। ठीक है, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग का प्रमुख है। दीवाने मुस्खराज जो है राजस्व कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है? तो रेहला, कुतुब सलातीन, खैरुल मजलिस। तो आप लोग देखेंगे कि इसकी जानकारी इन तीनों ग्रंथों से मिलती है। रेहला के जो लेखक है वो इब्न बतूता है, कुतुब सलातीन के इसामी है और खैरुल मजलिस के नासिरुद्दीन चिरागे दहलवी है। ठीक है, जिसमें से खैरुल मजलिस के जो लेखक है वो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन है। बाकी रेहला और कुतुब सलातीन के लेखक अलाउद्दीन के समकालीन नहीं है, उनके बाद। ठीक है, तो इसका उत्तर उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक पैदल सैनिक का वेतन कितने टंका वार्षिक था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 78 टंका होगा। ठीक है, और बाकी एक घुड़सवार का 234 था और अगर वो एक अतिरिक्त घोड़ा रखता है तो 234 प्लस 78 और था। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 78। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थल से मानव अस्थिपंजर के निकट बकरे का अस्थिपंजर मिला है? तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, अमरी, हड़प्पा और लोथल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका हड़प्पा। हड़प्पा से मानव अस्थिपंजर के निकट बकरे का अस्थिपंजर मिला है। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन सा सैंधव स्थल कर्क रेखा पर स्थित है? तो ऑप्शन है धौलावीरा, लोथल, आहड़ और गिलुन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका लोथल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्यवाही का विवरण दिया है? ठीक है, वहां पे संस्था लिखा गया है, बड़ी संख्या में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है अब्दुल्ला तथा बर्नी, इब्न बतूता तथा हसन निजामी, इसामी तथा बर्नी तथा अमीर खुसरो तथा अफी। तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसामी तथा बर्नी है। इसामी ने अपनी पुस्तक कुतुब सलादीन में और बर्नी ने तारीख फिरोजशाही में इसका विवरण दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से भेड़िया एवं घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन है कालीबंगा, सुरकोटदा, बनावली और मोहनजोदड़ो। तो आप लोग देखेंगे सुरकोटदा से ही घोड़े की हड्डी और तराजू के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बनावली से टेराकोटा के हल की मूर्ति मिली हुई है, महाजन का मकान मिला हुआ है। ठीक है, कालीबंगा से आपके भूकंप, अलंकृत ईट और अग्निवेदी, जूते हुए खेत का साक्ष्य, काली चूड़ियां, ये सारी चीजें मिली हुई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सुरकोटदा है। अगला प्रश्न है, अब समय का तकाजा है, आप अपने हाथों में तलवार लेकर अपने सामान्य व्यापार का प्रबंध करें। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है फ्रांसिस डे, जॉन सुरमैन, गैरोल्ड अंगियार और जॉर्ज ऑक्सीडेंट। तो आप लोग देखेंगे कि जो फ्रांसिस डे है वो मद्रास का संस्थापक है। ठीक है, जॉन सुरमन फरुखसियर के दरबार में दूत मंडल का प्रतिनिधि है। गैरोल्ड अंगियार
ये बम्बई का प्रथम गवर्नर, द्वितीय गवर्नर है जिसको बम्बई नगर का संस्थापक माना जाता है। जॉर्ज ऑक्सीडेन यह बम्बई का प्रथम गवर्नर है, ठीक है। तो ये जो कथन दिया हुआ है, ये कहने वाले व्यक्ति है गैरोल्ड अंगियार, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार संगठन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने बरीद, शाहनाए मंडी, आमिल, दीवाने रियासत। आप लोग देखेंगे कि शाहनाए मंडी और दीवाने रियासत और बरीद इन तीनों का जिक्र मिलता है, लेकिन आमिल का जिक्र नहीं मिलता। ये कहीं ना कहीं जो है ग्रामीण या जो प्रांतीय प्रशासन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुबारक शाह खिलजी ने देवगिरी को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाने के पश्चात देवगिरी का प्रथम मुस्लिम प्रांतपति निम्नलिखित में से किसको नियुक्त किया था? तो आपके सामने ऑप्शन है अहमद बेग, मलिक काफूर, खुसरो खान, यलकली खान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यलकली खान है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुंबई का प्रथम अंग्रेज गवर्नर निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है जॉर्ज ऑक्सीडेंट, जॉन सुरमल, गेराल्ड अंगियार, फ्रांसिस डे। तो आप लोग देखेंगे फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक है, ठीक है। गेराल्ड अंगियार जो है बम्बई नगर का संस्थापक और द्वितीय गवर्नर है, ठीक है। जॉन सुरमन फरुख सियर के दरबार में आने वाले प्रतिनिधि मंडल का सदस्य है और जॉर्ज ऑक्सीडेंट मुंबई का प्रथम गवर्नर है, ठीक है। यहाँ पे गलत टिक हो गया पिछले ऑप्शन में, ठीक है। जो 31 है, 32, मुंबई का प्रथम अंग्रेज गवर्नर निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आप लोग याद रखिएगा, जॉर्ज ऑक्सीडेन है, ठीक है। द्वितीय गवर्नर जो है गेराल्ड अंगियार है, जिसने बंबई नगर की स्थापना की। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने कुतों एवं मुकदमों के सारे विशेषाधिकार लौटा दिए? तो ऑप्शन है मुबारक शाह खिलजी, मलिक काफूर, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो आप लोग देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने तो सारे अधिकार छीन लिए थे कुतुब और मुकदमों के। तो मुबारक शाह खिलजी ने ये सारे अधिकार लौटा दिए अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, उनको अपने पक्ष में करने के लिए। और मुबारक शाह खिलजी की नीति थी कि क्षमा करो और भूल जाओ, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए इंद्र को जिम्मेदार माना है? तो ऑप्शन है जॉर्ज एफ डेल्स, सीरिन रत्नाकर, व्हीलर और रामचंद्र चंद्रा। तो आप लोग देखेंगे कि व्हीलर ने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए इंद्र को जिम्मेदार माना। और फैक्ट की बात कि रामचंद्र चंद्रा ही ऐसे पहले इतिहासकार है जिन्होंने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए आर्यों को जिम्मेदार बताया। और रामचंद्र चंद्रा की बात का जो खंडन करते हैं वो जॉर्ज एफ डेल्स है। ये कहते हैं कि आर्यों ने सिंधु सभ्यता, आर्य जो है सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है। और ये उसके बजाय क्या बताते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन मतलब भूकंप के कारण जो बाढ़ आई उससे सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। तो लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो व्हीलर है। इन्होंने ऋग्वेद का उदाहरण देते हुए कहा है कि यही जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण को सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में मिलाने की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले दक्षिण के राज्यों को विजय किसी ने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। लेकिन उनको मिलाने का कार्य जो सबसे पहले कर रहा है वो आपके मुबारक खिलजी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मदुरई तक सफलतापूर्वक पढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो ऑप्शन है खिजर खान, मलिक काफूर, मोहम्मद बिन तुगलक और मोहम्मद गौरी। तो आप लोग देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन है मलिक काफूर। ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है दक्षिण अभियानों के लिए, और इसने पूरे दक्षिण को विजय किया पांड्य राज्यों को छोड़कर, ठीक है। जो मदुरै के पांड्य थे वहां से इनको विजय के रूप में बहुत सारी अपार धनराशि तो प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने इनके सामने इनकी अधीनता नहीं स्वीकार की। तो देखा जाए तो राजनीतिक रूप से वो असफल अभियान था, लेकिन धन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही सर्वाधिक सफल अभियान था, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मलिक काफूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत की किस शासक ने घोषणा की थी कि शेख औलिया को दरबार में खुद आना होगा वरना उसको जबरन लाया जाएगा? ऑप्शन है सियाबुद्दीन अहमद, अलाउद्दीन खिलजी, खुसरो शाह, खुशक शाह और मुबारक शाह, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि जब अलाउद्दीन मिलने की इच्छा प्रकट करता है तो औलिया कहते हैं कि वो एक दरवाजे से आएंगे, मैं दूसरे से निकल जाऊंगा। लेकिन मुबारक शाह उनको धमकी देता है कि अगर वो खुद दरबार में नहीं आना तो उनको जबरन लाया जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मुबारक शाह। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से गवर्नर ने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी थी? यहाँ पर यूरोपीय साम्राज्य की जब भी बात होगी तो इसमें जो ऑप्शन दिया है ड्यूमा, डुप्ले, लाबूडोने और मोर्स, तो इसमें डुप्ले का नाम आएगा। डुप्ले ही
देखा जाए तो सहायक संधि का एक तरह से जनक है, क्योंकि इसने पहली बार भारतीय खर्च पर भारत में जो है अपनी सेना रखी हैदराबाद के नवाब के दरबार में, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि वेल्जली की सहायक संधि को बहुत पहले ही कोई अप्लाई कर चुका है, तो वो डुप्ले है, ठीक है। तो डुप्ले को आप सहायक संधि का जनक कह सकते हैं, ठीक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डुप्ले। अगला प्रश्न है, दिल्ली के निकट सीरी फोर्ट का निर्माण फोर्ट होगा किस सुल्तान ने कराया था? तो ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। तो आप लोग देखेंगे कि जब मंगोलों का 1303 में तारगी बेग के नेतृत्व में आक्रमण होता है, तो वो दिल्ली के किले को घेर लेते हैं और 2 महीने तक घेरा डाले रहते हैं। और आप लोग देखेंगे कि 2 महीने बाद जब कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, तो वो लोग अपना घेरा उठा के मंगोल चले जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो कभी भी किले का घेरा डालकर या इस नीति के बारे में जानते नहीं थे। नहीं तो अलाउद्दीन खिलजी का अस्तित्व 1303 में ही समाप्त हो गया रहता, अगर वो लोग 1 महीने और रुक जाते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने दिल्ली के निकट ही सीरी नामक फोर्ट का निर्माण कराया और उसको अपनी राजधानी बनाया 1304 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, धौलावीरा किन नदियों के किनारे स्थित है? ऑप्शन है मनसेहरा, मनहर एवं मनसेहरा, नर्मदा नदी और सभी विकल्प गलत है। तो धौलावीरा जो है मनहर एवं मनसेहरा नदी के किनारे एक कादिरा नामक द्वीप है, उस पे स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पटवारियों की बहियों की निरीक्षण की प्रथा प्रारंभ की? तो ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। तो आप लोग देखेंगे कि ये कार्य जो है अलाउद्दीन खिलजी के दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, एक्स ला सैपल की संधि कब हुई थी? तो आप लोग देखेंगे कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के बाद ये संधि होती है और इसी संधि के तहत भारत में प्रथम कर्नाटिक वार समाप्त होता है। तो ये संधि हुई थी आपकी 1748, ठीक है। तो आज हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा की और इससे संबंधित जो और तथ्य थे उनको भी देखा, ठीक है। कल हम लोग ऐसे ही और महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।